Hello, good morning everybody. Myself Karan Singh, IIT GATE CSIR NET AIR40. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पार्ट अपलोड कर दीजिए। हमने इसमें फर्स्ट पार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसको हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और चलो आज मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिलता नहीं था इसलिए वीडियो में नहीं बनाया था। बट कोशिश करूँगा कि अब डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ बीएससी का, ठीक है। और जिसमें जो है 3 पार्ट है बीएससी के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक्चुअली वीडियो हमारा बीच बीच बंद हो जाता है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये अभी तो ठीक चल रहा है, ओके। तो आज हमने लिया है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, दिस द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिया है। तो देखो, हाइजेनबर्ग्स एक साइंटिस्ट थे। हाइजेनबर्ग्स ने क्या किया कि सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे कि एक एटम आप जानते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जस्ट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बट यहाँ पर ये 2D का डायग्राम दिखाया है, बट यू जस्ट इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द 3D डायग्राम। जैसे मान लो बीच में हमने कहे कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में इस तरह से ये ऐसे इस तरह से ये 3D में रिवॉल्यूशन करता है। और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ध्यान रखना एक बात कि ये 2 तरह की मोशन करता है। फर्स्ट, दिस इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवॉल्व ऑन द ऑर्बिट, ऑर्बिटल मोशन। सेकंड, एक अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। तो एक्सिस मोशन 2 तरह की मोशन शो करता है। तो एक तो खुद इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करने के साथ साथ इस न्यूक्लियस का भी चक्कर लगा रहा है। दिस इज जस्ट लाइक ए अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है, इसके अलावा अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्यूशन कर रही है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो देखो, हाइजेनबर्ग्स ने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है ना, उस मूविंग सब एटॉमिक मींस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। मींस अगर कोई भी, पहले डेफिनेशन यहां से नोट कर सकते हैं आप, कि अगर कोई भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की थी। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल इन द स्पेस। जैसे ध्यान से देखना, ये अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, जितनी भी हो। साथ ही साथ ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी, नैनोमीटर में होगी, पिकोमीटर में होगी, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी। उन्होंने ये कहा था, हाइजेनबर्ग ने, कि अगर आप इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को, उसकी पोजीशन को, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वेलोसिटी, 2 चीजें यहां पर बता रहा हूं। एक तो पोजीशन, पोजीशन का मतलब हम उसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, दोनों चीजें हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। भाई एक बात सोचो, आपने यहां से देखा, पोजीशन निकालना चाह रहे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके यहां पहुंच गया, यहाँ पोजीशन आपने मेजर करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ पहुंच गया। तो एक साथ वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। हम वेलोसिटी बता देंगे कितनी थी, अलग एक पर्टिकुलरली वेलोसिटी एक बार में निकाल सकते हैं, एक बार में पोजीशन निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। यही बात बस बताई थी हाइजेनबर्ग्स ने। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल to determine simultaneously the exact position and the velocity of a moving subatomic particles around the nucleus. Okay, अब एक बात सोचो, जब हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं तो, लेकिन निकालने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब उन्होंने निकालने की कोशिश की,
अगर निकाल नहीं सकते तो निकालने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब निकालने की कोशिश की एक साथ की उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, तो क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ से देखेंगे कि कुछ अनसर्टेनिटी आई, मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जितनी पोजीशन आनी चाहिए थी ना उतनी नहीं आई, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं एरर सा आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आई, वो आ गई आपकी डेल्टा एक्स, मतलब इतना चेंज आ गया, एक वेरिएशन आ गया, जितना एक्चुअल होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इसी तरह से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा वी, और वेलोसिटी को हम एक मोमेंटम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब एक बात सोचो कि जैसे मैं बात करूं कि एक पता है वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है मोमेंटम का, p इक्वल टू mv मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी जो है ना उसको मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा और वो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू डेल्टा पी। ओके, अब देखो जब ये दोनों चीजें हमने यहां से ऐड कर ली तो हाइजेनबर्ग्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इसकी वैल्यू h अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उससे या तो ग्रेटर होगी या तो उसके इक्वल होगी, उससे कम नहीं हो सकती है, ये बात उन्होंने बताई। तो देखो यहां से, अब यहां से अगर डेल्टा p की जगह मैं लिख दूं डेल्टा x इंटू डेल्टा और p की जगह लिख दूं mv मास इंटू वेलोसिटी है, mv लिख दूंगा यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा x इंटू, और देखो मास तो कांस्टेंट फिक्स है तो m को बाहर कर दो, और यहां से लिख सकते हैं हम m को कांस्टेंट लेकर के डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, से आ रहा, यस अभी तो क्लियर है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं और मैं इधर लिखता हूं। देखो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और एम, ये एम यहाँ पर मल्टीपल में मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो हाइजेनबर्ग्स का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपका ये रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं कहूँ कि इसी प्रिंसिपल को थोड़े से हायर लेवल में और एडवांस तरीके से किया जाता है कि अगर हम देखेंगे कि जब उसकी पोजीशन को निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालते समय कुछ ना कुछ तो टाइम भी तो लगा होगा, तो और उस इलेक्ट्रॉन की या जो भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी एनर्जी भी होगी, तो हम एक एनर्जी के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। और वैसे इतना तो आपका काम चल जाएगा, पर थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ कि इफ अगर हम मान लेंगे कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, मतलब एनर्जी अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, वो हमने मान लिया डेल्टा ई। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर है, अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी डेल्टा ई, और टाइम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आएगी, तो अनसर्टेनिटी इन टाइम, अनसर्टेनिटी इन टाइम इक्वल टू डेल्टा टी। तो आप उसी तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये ध्यान रखना, यहाँ पर एम नहीं आएगा क्योंकि वो एम इसलिए आ गया था ना, यहाँ पर था क्या डेल्टा पी था, पी इक्वल टू एम की वजह से नीचे एम आया था। तो आप इस तरह से भी इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हो, मतलब
और भी कई एक तरीके होते हैं, बट ये दिस टू आर इनफ फॉर द बीएससी फर्स्ट ईयर। आगे हायर लेवल में आएंगे जब बीएससी या जैसे एमएससी वगैरह में, तो देखेंगे कुछ एक और इक्वेशन बनती है, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे और इससे आपका काम चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर हम देखो अभी ये मैंने डेरिवेशन करा दिया है, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी अभी देखेंगे। तो तो देखो इसके बाद हमने अभी आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता दिया। अब एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते ताकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस आपके आए कि हाँ न्यूमेरिकल भी आएगी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ढूंढ के निकाला है न्यूमेरिकल और देखते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स पोजीशन इज दिस। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दे रखी है, इसका मतलब समझ रहे हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स आपको गिवन है। और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर सपोज दैट आपको मास ना भी गिवन हो, ठीक है, अगर आपको मास ना भी गिवन हो तब भी आप याद रखिएगा कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है, फिक्स है। एच की वैल्यू ये भी आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो देखो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी बताया था, लिख देंगे बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे, क्या होता था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 πm। तो यहाँ पर केवल बाद में इक्वल टू लिख देंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 πm। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो केवल इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन बढ़ा देंगे। डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी क्या निकालना आपको, अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी, डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 πm इंटू डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से कि डेल्टा वी इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू अपॉन, इंटू लिखेंगे अपॉन करेंगे, अपॉन 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आप गिवन है कितनी है, ये गिवन है आपको 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अब चाहो तो इस आगे के आगे को डाटा को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ता है वीडियो, कई एक बार ऐसा हो गया है वीडियो कर गया और वीडियो नहीं बन पाया, बोलते रहे इधर से, है ना। तो हाँ, डेल्टा वी इक्वल टू, अब देखो पावर को आप देखना ध्यान से, 10⁻31 है, इसको आप कैंसिल करते हैं तो ऊपर 10⁻3 बचेगा, केवल 10⁻³ बचेगा। एक बात सोचो कि यहाँ पर 10⁻10 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 होगा, ध्यान सुनना, तो 10�7 बचेगा प्लस का, ठीक है, समझ लेना, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6.626 इंटू 10�7 बचेगा। और एक बात समझ लो कि यहाँ से जूल सेकेंड है ना, ये बचा हुआ आपका जूल सेकेंड अपॉन, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, ठीक है, ये बचेगा आपका केजी और ये ना मीटर, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना आप, क्या कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जूल की वैल्यू होती है, बात समझ रहे हो, जूल की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मतलब यूनिट कैसे मैच करोगे। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, 6.626 इंटू 10⁻7 जूल की जगह मैं लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, और अपॉन में यहाँ चलो 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 4 16, 4 1 4, 4 1 5, 4 3 12, तो 12.56 इंटू 9.1, और ये बचेगा आपका, नीचे था हमारा केजी और ये मीटर। तो पीछे देखो
केजी से केजी कैंसिल आउट, ध्यान देना, केजी से केजी कैंसिल आउट, यहाँ पर सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 1 मीटर बचेगा तो लिखेंगे 6.626 इंटू 10 टू पावर 7 और ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड बचेगा। अपॉन में इसका मल्टीप्लाई भी मैंने नहीं किया है तो आप कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 5.1256 इंटू 10 टू 9.1 और आप जिसको सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ये 5.7 है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ, बस एक ले लिया है क्योंकि आपको केवल कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। बाकी इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उन्हें आप इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको न्यूमेरिकल कराया और इस न्यूमेरिकल के बाद ये मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, और फिर भी आपके अगर स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम हो तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप दैट कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एकदम बढ़िया सा। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, जो कि बीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे तो आप देखोगे क्वांटम नंबर्स की एक बहुत बड़ी डिटेल है, बट हमने इसको ब्रीफ में इसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बताते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। नाम सुना होगा क्वांटम, क्वांटम से ही बनी है, क्वांटम फिजिक्स बनी है, ठीक है। तो फिजिक्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा कि क्वांटम नंबर्स का मतलब, देखो डेफिनेशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नोट नहीं करूँगा बट आप समझाऊंगा। क्वांटम नंबर्स हम कहेंगे कि सम स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द to explain the complete information about the electrons, like their energy, the location, magnetic property, spin, means फिर से एक बात समझो कि some special type of numbers are used to get the complete information about the electron, like the energy, position, velocity, and in which cell the electron is present, and what is its the spin, एंड व्हाट्स इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेंड करने के लिए कुछ नंबर्स का मैं यूज करता हूं। उन्हीं नंबर्स को हम लोग जो है क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स कुल मिलाकर के 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करता हूं। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, क्या कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ना कभी नेगेटिव हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो भी स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से। 1 2 3 आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है जैसे किसी एटम में देखते थे, जैसे देखो ये एटम है, नेक्स्ट बोर में बताया था, बोर वाली चीज आपको याद होगी। जैसे ये था, पहले के लिए क्या थी, n इक्वल टू 1, दूसरी सेल के लिए n इक्वल टू 2, फिर इसके लिए n इक्वल टू 3। तो जो n की वैल्यूज हैं यही तो आपके क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। तो ये n क्या है, ये यही n है जो इसमें सेल में हम लोग देखा करते थे। तो n हो गया, रेंज वैल्यूज हो गई। सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मीन क्या है। देखो आइडेंटिफाई द सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर मुझे पता है तो आपको क्या पता चल जाएगा कि मान लो अगर आपको ये पता हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस उसका प्रिंसिपल नंबर क्या है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है ना तो हमें ये पता चलेगा कि उसकी सेल कौन सी है। एक बात सोचो, अगर हम कहें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो 2 का मतलब कौन सी सेल है, पहली सेल कौन सी होती थी, m के लिए k सेल होती थी, k m, यहाँ पर m सेल होती थी, और भी एक कर देंगे इधर से तो ये क्या हो जाएगी, तीसरी वाली n सेल हो जाएगी। हाँ, अगर हम कहें n की वैल्यू आपके लिए क्या है, 2 है तो कौन सी सेल होगी, l सेल। n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 है तो k सेल। इस तरह से मतलब ये है कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हम क्या बता सकते हैं, सेल को बता सकते हैं कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
दूसरी बात, डिटरमाइन द साइज, सेल का साइज पता चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर कम है तो सेल का साइज छोटा होगा, n की वैल्यू ज्यादा है तो सेल का साइज बड़ा होगा। एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल की एनर्जी हम बता सकते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल हमने इससे पहले टॉपिक में बताए थे कि हम कह सकते हैं ऑर्बिटल क्या होता है, ए 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द nth शेल, nth शेल में कितने आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द nth शेल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना, अगर हम कहें चलो n इक्वल टू हमने 2 ले लिया, n इक्वल टू 2 का मतलब कौन सी सेल है, बोलो, n इक्वल टू मींस l सेल, l सेल की बात कर रहा हूँ। तो अगर पूछेगा कि l सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, फार्मूला यहाँ से लगा देंगे n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब 2, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने हो n सेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, ठीक है, n इक्वल टू 2 सेल में, n इक्वल टू 2 सेल में 2 का स्क्वायर करेंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर उसके बारे में हमें n की वैल्यू पता चल जाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। n की वैल्यू मुझे पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि उस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। और इसमें अगर देखेंगे ना तो इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, एक तो s का ऑर्बिटल हो जाएगा और 3 ऑर्बिटल p के हो जाएंगे, px py और pz। अब देखो बात करते हैं सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोल देते हैं, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1, ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस देन n, n से इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इनकी वैल्यू 0 1 2 3 n -1 तक जाती है। देखो एक बात सोचो, जैसे आपसे कहा जाए कि अगर n की वैल्यू पता है ना तो वहां से l की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि n इक्वल टू कितना है, मान लो सपोज हम मान लें n इक्वल टू 2 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू 2 से 1 कम तक होगी। 2 से 1 कम का मतलब 0 होगी, 1 होगी। अगर n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, उससे 1 कम, 3 से 1 कम तक 0 1 2, इस तरह से निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यूज क्या होंगी, वो आपकी n होगी। सिग्निफिकेंस क्या है, आइडेंटिफाई द सबसेल, इससे हमें क्या बन जाता है, अगर हमें l की वैल्यू मालूम है ना तो उससे सबसेल पता चल जाता है। देखो मैं बताऊंगा, ऊपर वाला मैं इरेज करके यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमें l की वैल्यू पता है तो हम उससे सबसेल कैसे बता सकते हैं। l की वैल्यू से आप सबसेल को बता सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर सपोज दैट हमने मान लिया कि l की वैल्यू क्या है, ध्यान रखना l की वैल्यू अगर 0 है या 1 है 2 है 3 है, तो जो सबसेल कौन सी होगी, सबसेल, तो ये लिख लेना चाहो, l की वैल्यू 0 है तो s सबसेल, 1 के लिए p सबसेल, d सबसेल, f सबसेल। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको क्या पता है, अगर आपको l की वैल्यू यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मालूम है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के द्वारा आप सेल को उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सबसेल है। तो ये इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। दूसरी बात, डिटरमाइन द शेप ऑफ दी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया सपोज p आ गया, ठीक है, p सबसेल है तो p पता है कैसी होती है, डबल शेप में होती है, ये px होता है, py होता है, इस तरह से ये pz हो जाता है। तो इस तरह से px py pz, इसको मैं लिख सकता हूँ px py और ये pz। तो हमने एक डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता दिया। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अलोंग विद देम, ऑर्बिटल की एनर्जी बता देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपकी s है तो उसकी एनर्जी कम होगी, p की उससे ज्यादा होगी, d की उससे ज्यादा, f की उससे ज्यादा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे l की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही एनर्जी भी बढ़ती जाएगी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की। ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिटल मोमेंटम का फार्मूला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट l प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। l की वैल्यू पता है, l मींस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे। ठीक है,
तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे एल की वैल्यू अगर आपको पता है तो वहां से h/2 और ध्यान रखना ये जो h/2 ये स्क्वायर रूट के बाहर है, कुछ बच्चे उसी के अंदर लिख देते हैं तो ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट के बाहर है h/2। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इससे निकाल सकते हैं। तीसरी बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं सिंपल केवल हम जो है ml से या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहीं m से केवल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर इसको m से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया मिल जाएगा m से। आइडेंटिटी एनटीएस माइनस एल टू प्लस एल, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक की होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग द जीरो, साथ में क्या होती है जीरो होती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज की अगर इसकी हम बात कर देंगे, ठीक है, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें टोटल पॉसिबल वैल्यूज, ये थोड़ा सा एक मिनट में चेंज करता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो आपकी होंगी 2l+1, टोटल पॉसिबल वैल्यूज होंगी 2l+1, ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। 2l+1 इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है 2l+1, ठीक है, ये l की हेल्प से निकलता है 2l+1 टोटल पॉसिबल वैल्यूज। डिटरमाइन द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल म्यू, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक मोमेंट, इसके द्वारा अगर आपको क्या मालूम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा आप जो है उस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट √n+2 bm, bm यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है, इसका फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे कि म्यू और n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिखना चाहो तो लिख लो, n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और bm क्या है, बोर मैग्नेटॉन है। तो इसके बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं आप सिंपल देखेंगे तो सिंपली s से भी रिप्रेजेंट मिल जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। हाफ इंटीजर्स प्लस हाफ से माइनस हाफ होती है, इसकी वैल्यू दो ही हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इसका रोटेशन या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, ठीक है। इस तरह जैसे हमने बताया था ना, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्यूशन कर रहा है, साथ में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से भी करता रहता है। तो इसके बाद देखो करता है डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन मोमेंट √s+1, स्पिन की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन मींस कैसा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये चीजें हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं तो आप फिर से एक बार ले सकते हैं। और ये आपका था एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वांटम नंबर्स, काफी ब्रीफ में हमने किया, शॉर्ट में कर दिया है, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इसका जो सिग्निफिकेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और ये आपका पार्ट सेकंड था, और बहुत ही जल्दी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है वीडियो को, अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो कोशिश करूंगा कि मैं और इसका जल्दी से जल्दी पार्ट 3 अपलोड करूंगा और जल्दी से जल्दी इसको फिर हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कंटिन्यू होने रहिए अपने साथ, और कोई जैसे लगता है कि कोई टॉपिक है या मतलब जैसे कोई क्लियर नहीं हुआ है कोई पॉइंट, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना तो मैं उस चीज़ को उसमें शामिल कर दूंगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।